हेलो बच्चों। आप सबका एक बार फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वीडियो सीरीज कर रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करवा दी है। वन इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द सेकंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा, आज हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले थोड़ा आइडिया ले लो ये क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है मेरे पास, तो आपको पता है कि उस सॉल्वेंट का कोई ना कोई फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जैसे अगर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट वाटर है, तो मैं कह सकता हूं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बट हाँ, तो बच्चे, प्योर सॉल्वेंट का कोई ना कोई फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस विल बी इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। बट अब मैं क्या करता हूं, अब मैं उस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूं। तो जब मैंने प्योर सॉल्वेंट में मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बना लेता हूं, तो मैं देखता हूं कि अब जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज होगा। अब वो सॉल्यूशन 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होगा। आल्दो प्योर सॉल्वेंट जो वाटर था वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा था, बट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाएगा। मतलब वाटर विल फ्रीज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको बोलते हैं द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। के फ्रीजिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक प्योर सॉल्वेंट में जाने से उस प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनने के दौरान फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर गया है। अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं हो रहा है। तो ये सब हम समझने वाले हैं इस डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट में, डेरिवेशन वगैरह ग्राफ वगैरह करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं वेपर प्रेशर की टर्म्स में जल्दी से आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता देता हूं। तो लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए लिक्विड इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। लेट अस सी। यस बच्चों, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस बिकम्स सेम और बिकम्स इक्वल। मतलब कोई सब्सटेंस है वो सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है। जैसे वाटर है, वाटर सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है, वाटर एज आइस, वाटर लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है। तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर मतलब कहने का यह हुआ कि वाटर एज 0 डिग्री सेल्सियस पर एज सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है एज आइस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर एज लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है वाटर, बिकॉज एज लिक्विड वाटर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड वाटर और सॉलिड वाटर विच इज आइस दोनों का वेपर प्रेशर सेम मिलेगा। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम लाई करता है, या इक्विलिब्रियम में दोनों स्टेट्स होती हैं। मतलब सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वाटर की डेफिनेशन को ही आगे मैं लेकर चलूं, तो आपको पता है कि सॉलिड वाटर विच इज आइस और लिक्विड वाटर के बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो कौन से टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, वो आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड वाटर। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसे आप फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये डेफिनेशन को आप लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे ग्राफ में हमें हेल्प करेगी जब हम वेपर प्रेशर वर्सेस टाइम ग्राफ, टेम्परेचर ग्राफ,
वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाएंगे कि कोई सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर अगर सेम हो जाए, जिस टेम्परेचर पर सेम होता है, उसको मैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलता हूं. नाउ लेट अस प्लॉट ए ग्राफ फॉर द प्योर सॉल्वेंट एज वेल एज फॉर द सॉल्यूशन. ग्राफ होगा वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ. सबसे पहले बच्चों मैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्योर सॉल्वेंट के लिए प्लॉट कर रहा हूं. अब आपको पता है कि जैसे जैसे मैं किसी सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज करता चलूंगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होता चलेगा. मतलब आपके पास कोई लिक्विड है, आप जैसे उस लिक्विड को ठंडा करोगे उसका वेपर प्रेशर कम होगा, बिकॉज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा. अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा तो वेपर फेज में पार्टिकल कम जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी वो कम देगा. तो इसीलिए प्योर सॉल्वेंट का फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे मैं उसका टेम्परेचर कम कर रहा हूं. आप देख रहे हो कि वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हो रहा है. और एक पॉइंट ऐसा आया बी पॉइंट इस कर्व के ऊपर, जब वो सॉल्वेंट जो लिक्विड सॉल्वेंट था अब सॉलिड में चेंज होने लग गया. सॉलिड में उसका चेंज मतलब ये पॉइंट बी उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिखा रहा है. मतलब जो बी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बनेगा, तो मान लीजिए यहां बी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी बन रहा है, तो टी टेम्परेचर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस जो भी हम प्योर सॉल्वेंट ले रहे थे. और इस बी पॉइंट के बाद आप देखोगे कि जब एक बार वो सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो गया तो उसका वेपर प्रेशर ऐसे फॉल करेगा. मतलब बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से उसका वेपर प्रेशर फॉल करने लग जाएगा. तो बी पॉइंट के बाद सी पॉइंट तक आगे कर्व ऐसी आपको नजर आएगी. यहां ए से लेकर बी तक जो आपका प्योर सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, इसीलिए वेपर प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ. बट बी पॉइंट पर आकर आपका प्योर सॉल्वेंट सॉलिड में चेंज हो गया, तो बी के करस्पॉन्डिंग उसका मैंने फ्रीजिंग पॉइंट देख लिया. टी टेम्परेचर इज द फ्रीजिंग पॉइंट, इतना टी टेम्परेचर है. और इस टेम्परेचर के बाद, इस बी पॉइंट के बाद उसका वेपर प्रेशर भी बहुत जल्दी से फॉल किया. वेपर प्रेशर जल्दी से फॉल करने का मतलब कि उसकी स्टेट चेंज हो गई है आफ्टर द पॉइंट बी. तो अब ये जो बीसी कर्व है दैट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट व्हेन इट इज सॉलिड, और एवी कर्व है दैट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट व्हेन इट इज लिक्विड. तो आप देख सकते हो क्लियरली कि बी पॉइंट के ऊपर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है. सो दैट्स व्हाई बी के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर टी आया वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है. जहां इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब उसका वेपर प्रेशर इतना हो गया करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी, तो इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर उस प्योर सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, सेम हो गया है. दैट्स व्हाई उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आया है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बन गया है. तो दैट वाज फॉर ए प्योर सॉल्वेंट हाउ वेपर प्रेशर वाज डिक्रीजिंग विद द टेम्परेचर. अब जब मैंने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया उस सॉल्वेंट में, तो आपको पता है कि उसका वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन बनेगा आफ्टर द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस प्योर सॉल्वेंट से कम होगा. इसीलिए सॉल्यूशन के लिए अगर मैं चेंज इन द वेपर प्रेशर विद टाइम देखूं तो वो कर्व इसके नीचे आएगी, द कर्व विल बी डाउन साइड. तो अब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है इस सॉल्वेंट में, तो अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऐसे चेंज हो रहा है विद टेम्परेचर. अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करेगा, ये भी आपको पता है, आप उसको ठंडा कर रहे हो. और ये कर्व ऐसे आती जाएगी और एक पॉइंट आ जाएगा जब ये कर्व सॉल्यूशन की कर्व इस सॉल्वेंट की कर्व को कट करेगी सॉलिड फेज में कट करेगी. यहां मैं इस पॉइंट को डी मार्क कर दूंगा और इस पॉइंट का मतलब ये है कि इस डी पॉइंट पर यहां सॉल्यूशन की कर्व इसको कट कर रही है, यहां वो सॉल्यूशन सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो गया है.
यहां इस पॉइंट पर आकर, बिकॉज दैट BC कर्व वाज फॉर ए सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आकर जो सॉल्यूशन है वो भी सॉलिड होना स्टार्ट हो गया है, सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग जो टेम्परेचर T0 आएगा, T0 टेम्परेचर, दैट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। और आपको पता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट T0 आया है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट T था, और आपको क्लियरली पता चल रहा है कि T इज ग्रेटर देन T0। तो मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर गया है आफ्टर द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कितना डिप्रेस कर गया है, ये आपको T माइनस T0 करोगे, जब T माइनस T0 करोगे तो दैट विल बिकम इक्वल टू डेल्टा TF। जितना वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर गया है आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। अब आगे हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेल्टा TF अब मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है द डिप्रेशन, द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो दैट इज डेल्टा TF, बिकॉज प्योर सॉल्वेंट का T था फ्रीजिंग पॉइंट, और सॉल्यूशन का T0 हो गया है। अब बच्चे आगे जब डेरिवेशन करेंगे तो आपको पता है कि जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर डेल्टा P के, द वेपर प्रेशर लोअरिंग, कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का डिप्रेस किया है, उतना डिप्रेस किया है जितना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद। ये रिलेशन आपको ये बता रहा है कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P है। डेल्टा P इज डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना डिक्रीज हुआ है उतना ही सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया है। और आपको यह भी पता है डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड RLOVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको पता है कि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है X2 which is the mole fraction of non-volatile solute added। ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 डेल्टा TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, X2 के। X2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहां से क्लियरली मुझे पता चल गया कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो डिप्रेशन कितना होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर, जितनी मोल फ्रैक्शन ज्यादा उतना डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। आगे डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं हम। आगे बच्चे मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया था। आगे मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करना है, तो मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को मैंने खत्म करना है, तो आई विल इंट्रोड्यूस k into x2 where k is any constant, और k x2 को मैं लिख सकता हूं k into n2 upon n1 plus n2। मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का फार्मूला पुट किया है। द मोल फ्रैक्शन of non-volatile solute is equal to number of moles of non-volatile solute divided by total number of moles of the solution, k into n2 upon n1 plus n2। Since we are dealing with the dilute solutions, because colligative properties dilute solution की होती हैं, तो n1 plus n2 will almost be equal to n1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज dilute सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और उसके कंपैरिजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 1 लाख में आप 0.00001 ऐड कर रहे हो तो इट विल ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 लाख। आप इसको 1 लाख इक्वल ही लिख सकते हो। तो सॉल्यूट बहुत कम है तो n1 प्लस n2 को मैं ऑलमोस्ट n1 ही लिख सकता हूं।
तो ये चेंज कर देता हूं मैं, तो डेल्टा टीएफ आ जाएगा K इंटू N2 अपॉन N1, लिख सकता हूं ऐसा। आगे चलो, अब आगे मैं क्या कर सकता हूं, K इंटू N2 को मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट W2 अपॉन मोलर मास लिख सकता हूं। सिमिलरली N1 को मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट W1, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट M1, ऐसे लिख सकता हूं। आगे M1 को मैं इधर अप साइड ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा K इंटू M1, W2 अपॉन M2 को मैं दोबारा से एक बार N2 पुट कर लेता हूं अपॉन W1। अब K इंटू M1, K इंटू M1 क्या है, M1 K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट था, और M1 मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट ये भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होंगे तब भी एक नए कांस्टेंट को जन्म देंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं, दोनों को KF लिख सकता हूं, K इंटू M1 इज इक्वल टू KF, KF इज द अनदर कांस्टेंट, तो इंटू N2 अपॉन W1, तो ये आ गया डेल्टा TF, इतना रिलेशन आ गया। हियर KF इज कॉल्ड द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। और N2 अपॉन W1, अब देखो बच्चों ध्यान रखना, मैं एक चेंज करूंगा, अगर W1 क्या है, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, अगर गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट 1 kg है, अगर W1 इज इक्वल टू 1 kg है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट क्या होता है, मोलैलिटी। तो मैं इसको मोलैलिटी से चेंज कर देता हूं, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M आ जाएगा, M इज कॉल्ड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आपका रिलेशन बन गया है, डेल्टा TF द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, KF दैट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट into small m, m is the molality of the solution. तो KF is known as the मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम, KF को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, KF इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका ये नाम भी है। आगे बच्चे मैं इसको एक्सप्लेन करना है, अभी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी यहां खत्म नहीं हुई है, इसका दूसरा पार्ट मैं बनाता हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वेट फॉर द सेकंड पार्ट। उसमें मैं डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट टू, फॉर एग्जांपल हम KF को डिफाइन करेंगे, इसके यूनिट फाइंड आउट करेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे और एप्लीकेशंस भी देखेंगे ये डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट की। तो वेट फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।